ओके, अंशुमन वशिष्ठ, गुड मॉर्निंग। जी सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। अंशुमन, आप करौली राजस्थान से हैं। जी सर। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं की तरफ क्यों रुझान है आपका? आप राजस्थान न्यायिक सेवाओं में क्यों नहीं जा रहे हैं? सर, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में मेरा एक रुझान का प्रमुख कारण ये है कि सर, भले ही मैं ज्योग्राफिकल दृष्टि से मेरा जिला राजस्थान में आता हूँ, लेकिन सर जो उसकी जो एक सीमा लगती है सर, वो मध्य प्रदेश से काफी लंबी सीमा लगती है। तो सर काफी इसका जो खान पान, कल्चर, एक रहन सहन का जो स्टेट है, वो सर काफी मध्य प्रदेश से मिलता हुआ है। तो सर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे मध्य प्रदेश कभी दूसरा राज्य लगा नहीं। और सर मैं एक विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, सर मध्य प्रदेश मेरे लिए कभी विकल्प नहीं रहा, मेरी प्रायोरिटीज में रहा है। इसलिए सर मैंने एलएलबी के बाद से इसके लिए ईमानदारी से प्रयास ओके, अंशुमन, आप किया। जी लिटिगेशन की सर। तरफ क्यों नहीं गए? सर, जब मैंने एलएलबी समाप्त करी थी, उसके बाद में एलएलबी बाइंड अप होने के बाद में सर मैंने पहले फुल फ्लैश तैयारी के लिए अपना मन बनाया था। और सर मैंने तैयारी प्रारंभ भी की थी और मैं मुख्य परीक्षा तक पहुंचा भी हूँ। लेकिन सर उसके बाद में मेरे मन में ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस का मुख्य विचार नहीं आया। मुख्य परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, क्या कारण रहा, क्या कमियां रही? सर इस विषय में मैं स्वयं का दोष अधिक मानता हूँ। मुझे लगता है सर कि एक तो थोड़ा सा डायरेक्शन जिस दिशा में मैं जा रहा था, उसमें जो मेरी मेहनत थी, उसमें कोई संतुलन का एक अभाव था। और सर जब मैंने उसको पूरा किया तो फिर सर मुझे अब आपके समक्ष बैठने का एक अवसर मिल पाया। ओके, अंशुमन, ये बताएं कि विवादकों की विरचना कैसे की जाती है? जी सर, विवादकों की विरचना के लिए न्यायालय को उसके समक्ष जो सामग्री है, उसके आधार पर यह तय करना होता है कि पक्षकारों के बीच किन बिंदुओं को लेके विवाद है। और इससे पहले सर वो एक आदेश 10 के अंतर्गत इस स्थिति को स्पष्ट कर लेता है कि कौन। विवादकों की विरचना के दौरान क्या जी न्यायालय साक्षियों को एग्जामिन कर सकता है, साक्षियों से प्रश्न पूछ सकता है? सर, विवादकों की विरचना से पहले ही यह स्थिति एक बार न्यायालय कर लेता है कि वो इसके साक्ष्यों की इसके परीक्षा। विषय में कोई प्रावधान? सर आदेश 10 की परीक्षा करता है, वो आदेश 10 नियम 2 में इसकी परीक्षा करता है। आदेश 14 में कोई व्यवस्था, या आदेश सर 15 में? आदेश सर आदेश 14 में अगर न्यायालय चाहता है तो सर वो परीक्षा कर सकता है। न्यायालय से विवादकों की विरचना में यदि कोई त्रुटि हो जाए, या आप सेकंड जी क्लास मजिस्ट्रेट हैं या फर्स्ट क्लास सिविल जज हैं, जी और जी विवादकों की विरचना में कोई त्रुटि हो जाए, तो इस दशा में क्या करना चाहिए? सर, अगर इसके विवादक बनाने में कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो ऐसी स्थिति में सर वो उस विवादक को काट सकता है, उसको पुनः विनिर्दिष्ट कर सकता है। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय न्यायालय के पास है। तो क्या पक्षकारों के पास कोई ऐसा विकल्प है कि पक्षकार न्यायालय में आवेदन दें विवादकों में संशोधन हेतु, या न्यायालय स्वयं की इच्छा से ऐसा करेगा? सर ऐसा आदेश 14 में एक प्रावधान किया गया है, मैं जहां तक अभी याद कर पा रहा हूँ, नियम 7 के अंतर्गत, कि सर पक्षकार स्वयं भी उस स्थिति में जा सकते हैं जब वो स्वयं पक्षकार जिस विवादक के लिए सहमत हो गए हो, और वो न्यायालय को उस विवादक को स्पष्ट कर सकते हैं और न्यायालय उस विवादक को उस हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकता है जैसे उसने स्वयं नहीं बनाया हो। समन का उद्देश्य क्या होता है? समन क्या होता है? सर समन को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो ये न्यायालय का एक बुलावा है। इसके माध्यम से न्यायालय पक्षकारों को न्यायालय में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी करता है, जिसको हम समन। क्या उद्देश्य है समन का? सर समन का उद्देश्य है कि नियत तारीख के दिन पक्षकार आए और उनसे सर उस स्थिति को स्पष्ट किया जा सके जिसके लिए समन जारी किया। अनन्य कोई उद्देश्य, मात्र यही एक उद्देश्य है, या अनन्य अन्यत्र भी कोई उद्देश्य सर है? समन में पक्षकारों को भी बुलाया जा सकता है, किसी दस्तावेज को भी समन के माध्यम से कोई प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान कहा है जा सकता जो कोई प्रावधान है जो अंकित करता हो कि मूल रूप से समन की तामीली का उद्देश्य क्या है? कोई प्रावधान बताएंगे? है। सर मैं अभी ऐसा प्रावधान विशेष को याद नहीं कर पा रहा हूँ। ऑर्डर 5 में कहीं ढूंढें, आदेश 5 में कहीं ढूंढें। ये बताएं, प्रतिस्थापित तामीली से क्या समझते हैं? सर प्रतिस्थापित तामील आदेश 5 नियम 20 में स्पष्ट किया गया है, हम्म, जिसके अनुसार
अगर सर न्यायालय को ये लगता है कि सुखाचार, जो सुखाचार का क्या अर्थ है? सर सुखाचार एक ईजमेंटरी राइट है जिसके अंतर्गत एक संपत्ति को उपभोग करने के साथ साथ उसके साथ जो क्या अन्य होता है जो easement right? क्या होता है? What is how will you define easement as you have started using things? How will you define जी easement? सर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा कि जो संपत्ति है हम चाहे उसको एक अनुसेवी जो संपत्ति होती है यानी जिसके साथ सुखाचार संलग्न रहते हैं उसके साथ जैसे सर कोई भूमि है Do मैं इसको you have इलस्ट्रेशन के साथ अंशुमन, आपके पास कोई स्पष्ट परिभाषा है क्या? जी सर स्पष्ट मैं इसको एक परिभाषित कर सकता हूँ सर इसके विषय अनुसूची में ईजमेंट या सुखाचार को परिभाषित कहीं किया गया है? कोई प्रावधान है, कोई प्रोविजन याद आता सर है? इसके लिए प्रावधान परिसीमा अधिनियम में भी इसको परिभाषित किया गया है और सुखाचार अधिनियम भी इसके लिए है उसमें भी इसको परिभाषित किया गया है परिसीमा अधिनियम का कोई सेक्शन बताएं कोई? सर धारा 2 परिभाषा खंड में इसको स्पष्ट किया गया है और सर इसमें संविदा से उद्भूत मामले सम्मिलित नहीं किए गए ये बताएं कि लिखित अभिस्वीकृति का परिसीमा काल पर जी क्या प्रभाव पड़ता है? सर लिखित अभिस्वीकृति जिस दिन से हस्ताक्षरित की जाती है धारा 18 के अनुसार सर उस दिन से एक नया परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाता है ये इसका सबसे बड़ा महत्व है तो परिस्वीकृति के विषय में क्या यह अनिवार्य है कि परिस्वीकृति लिखित हो? मौखिक परिस्वीकृति में क्या आपत्ति है, क्या समस्या है? सर विधि की स्थिति को अगर देखें तो मौखिक अभिस्वीकृति को कोई भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि सर इसे साबित करना अत्यंत जटिल हो जाता है और सर लिखित अभिस्वीकृति से न्यायालय को ये सुविधा होती है कि वो उस अभिस्वीकृति से देख लेता है कि किसी मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि वादी या प्रतिवादी को मामले के प्रारंभ से जोड़ा नहीं गया है और किसी जी चरण में, किसी अवस्था में जोड़ा जा रहा है, इस जोड़े जाने का क्या प्रभाव होगा? सर इस संदर्भ में प्रावधान परिसीमा अधिनियम की धारा 21 में स्पष्ट किए गए हैं और इसमें सामान्य सिद्धांत तो ये है सर उसे उस दिन से जोड़ा हुआ माना जाएगा जिस दिन से न्यायालय ने उसको उस मामले में जोड़ा है चाहे वादी बनाया है चाहे प्रतिवादी बनाया है लेकिन सर इसके कुछ अपवाद भी बताए हैं जहां उसको उस दिन से माना हुआ जाएगा जिस दिन बात संस्थित किया जाए देखिए, मूलभूत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए एक अनुच्छेद 32 है और एक अनुच्छेद 226 है। दोनों अधिकारों के प्रवर्तनों में, दोनों अनुच्छेदों की प्रवर्तन शक्तियों में क्या अंतर है? सर अनुच्छेद 32 के संदर्भ में सबसे खूबसूरत एक बात यह है कि स्वयं में ही एक मूल अधिकार है जबकि सर अनुच्छेद 226 के संदर्भ में यह स्थिति स्पष्ट होती है ये स्वयं में एक मूल अधिकार नहीं है इसका जो उपचार है वो उच्च न्यायालय में प्रदत्त होता है सर जबकि अनुच्छेद 32 का जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय की अधिकारता के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहाँ डिस्कस किया गया है? सर अनुच्छेद 227 से संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करता है 226 और 227 में क्या अंतर है? सर 226 जो उच्च न्यायालय की एक रिट जारी करने की शक्ति को स्पष्ट करता है लेकिन सर 227 उसको अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति को स्पष्ट करता है विहित सहायता राज्य का कर्तव्य है, इस विषय में क्या समझते हैं? सर विधिक सहायता की सर जब राज्य की उत्पत्ति हुई थी तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि उसने मूल अधिकारों के लिए गारंटी लोगों के लिए ली थी लेकिन सर मूल अधिकार प्रदान तो राज्य करता है लेकिन उस मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना है सर वो प्रक्रिया विधिक प्रक्रिया कहलाती है और इस विधिक प्रक्रिया में कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो पाए अपना पक्ष रखने से वंचित ना हो पाए न्याय से वंचित ना हो पाए इसलिए सर इसके प्रोविजंस को राज्य को यहाँ पे सुलभ बनाया जाना चाहिए इस विषय में कोई प्रावधान है? सर इस विषय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A स्पष्ट करता है और सर उच्चतम न्यायालय की कई न्यायिक आबादी से क्या समझते हैं? आबादी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू सर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आबादी से सर ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो ग्राम की भूमि है और सर ग्राम स्थल के संदर्भ में संयोजित स्थल के रूप में समझी जाती है। So what is the purpose? क्या उद्देश्य है? आबादी परिभाषित करने का क्या उद्देश्य है? सर आबादी परिभाषित करने का एक उद्देश्य ये है कि किसी भी गांव के स्थान के क्षेत्र में इस स्थिति को एक
स्थिति स्पष्ट हो पाए कि कहाँ पर एक जनसंख्या का निवास होगा और ग्राम की भूमि कौन सी अलग रहेंगी और कौन सी भूमि को आबादी होगी, मतलब सर इससे डिटेक्ट हो पाती है। निस्तार जी पत्रक एवं वाजिब उल अर्ज में क्या अंतर है? सर, जो वाजिब उल अर्ज है वो मूलतः सुखाचारों के संदर्भ में कोई अन्य सुखाचार जैसे सर मछली पकड़ने का अधिकार, सिंचाई का अधिकार है, गांव की कुछ रूढ़ियों के बारे में बात करता है। जबकि सर निस्तार पत्रक इससे थोड़ी एक भिन्न बात करता है। वो सर जैसे गांव की कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे सर मुर्रम ले जाने का अधिकार, रेत ले जाने का अधिकार, ऐसी स्थितियां सर निस्तार पत्रक में रहती है। वाजिब उल अर्ज को सर एसडीओ यानी उपखंड अधिकारी निर्धारित करता है। और सर जो छल को कैसे परिभाषित करेंगे? सिर्फ छल को भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में स्पष्ट किया गया है। उसके अनुसार सर छल में मुख्य तत्व है प्रवंचना। सर जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इसलिए प्रवंचित करता है कि कोई अन्य व्यक्ति उस प्रवंचना के उत्पीड़न के स्वरूप कोई ऐसा कोई कार्य करे या ऐसा कोई कार्य का लोभ करे जिसे वो उस समय नहीं करता। विवादक यदि विवादक विबंध क्या होता है? विवादक विबंध। सर मैं इस विषय में क्षमा चाहूंगा, मैं इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं। अभी स्वीकृति यदि परिसीमा काल के बाद की जाए तो क्या प्रभाव रखती है? सर परिसीमा काल के पश्चात की गई अभिस्वीकृति का कोई महत्व नहीं। अभी स्वीकृति क्या किसी अन्यत्र व्यक्ति द्वारा की जा सकती है? सर अभिस्वीकृति बिल्कुल एक अन्यत्र व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, लेकिन उसको एक स्थिति है उसमें बताई गई है धारा 18 में कि उसका बाद के जो संबंध में कुछ ना कुछ उसका हित स्पष्ट जरूर होना चाहिए, वैसे वो अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यापार के विरुद्ध किया गया कोई भी करार शून्य होता है। जी इसका कोई अपवाद है? सर व्यापार के विरुद्ध किया गया करार शून्य होता है। इस संबंध में स्थिति भारतीय संविदा अधिनियम में स्पष्ट करी है धारा 26 के अंतर्गत। तो 26। सर उसमें जी सर धारा, मैं सर इसमें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। सर धारा 27 है इसमें लग, मेरे को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। तो सर इसमें व्यापार कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझते हैं? जी कैसे सर? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को अगर सर मैं थोड़ा सा इसका हिंदी भाषा एक शब्द जान सकता हूँ आपसे? समाश्रित संविदा कह रहे हैं सर? समाश्रित संविदा सर वे संविदाएं होती हैं जिनमें संविदाओं से संपार्श्विक कोई अन्य करार भी जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको सर एक समाश्रित संविदाएं कहती है। और वो उस अन्य करार के घटित होने या न होने पर ही संविदाएं परिवर्तनीय। संविधान में संशोधन की शक्तियों की क्या सीमाएं हैं? सर संविधान में संशोधन की शक्तियों की सीमाओं को जो स्पष्ट किया गया है वो केशवानंद भारती वाले मामले में अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। सर उसमें मूल ढांचे की अवधारणा को विकास करते हुए न्यायालय ने ये कहा कि संसद बेझिझक रूप से संविधान में संशोधन कर सकती है। मूलतकारों में भी उसे संशोधन की स्थिति उसके पास है, लेकिन सर ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जो मूल ढांचे की अवधारणा के प्रतिकूल हो या विपरीत। स्वत्व से इनकारी क्या निकासी का आधार हो सकता है? जी सर बिल्कुल। इस संदर्भ में प्रावधान मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम में स्पष्ट किए गए हैं धारा 12 में। अगर सर धारा 12 विशिष्ट कोई पर्टिकुलर सेक्शन याद आता है आपको? हाँ सर बिल्कुल, धारा 12 की उपधारा सी मेरे को इस संदर्भ में याद आती है कि अगर मकान मालिक के हित से अगर वहां इनकार किया जा रहा है। एक सी धारा 12 की उपधारा 1 नहीं सर, हाँ धारा 12 की उपधारा 1 की खंड सी के अंतर्गत। दुर्भर दान से क्या समझते? सर दुर्भर दान से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति पूरी संपत्ति अगर किसी संदर्भ में उसको दान की जाती है तो उसको उन बाध्यताओं को भी ग्रहण करना होगा जो दाता द्वारा उस समय पर, जिस समय दान किया जा रहा है उस समय पर रखी गई है। तो वो ये इनकार नहीं कर सकता कि दान की उन परिस्थितियों से इनकार कर। ये बताएं कि क्या उप किराएदारी के आधार पर निष्कासन की आज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है? उप किराएदारी के आधार पर? जी जी सर, अगर उप किराएदारी भूस्वामी की लिखित सम्मति के बिना की गई है तो सर यह बिल्कुल एक इजेक्शन या बेदखली का आधार है धारा 12 के अंतर्गत।
धारा 12 क्लोज 1 का भी। लैंगिक प्रताड़ना से क्या समझते हैं? सर लैंगिक प्रताड़ना या लैंगिक उत्पीड़न को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए में स्पष्ट किया गया है। इसमें सर कोई पुरुष अगर किसी महिला के साथ 4 प्रकार के कृत्य बता रखे हैं, उनमें से कोई कृत्य करता है, जैसे सर उसके आभासी लैंगिक टिप्पणी करता है, उसके साथ सहवास बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित करता है। साक्षी की सक्षमता का क्या तात्पर्य है? सर साक्षी की सक्षमता से सिर्फ एक बात जो मैं स्पष्ट तौर पे समझ पा रहा हूँ, वो सबसे अच्छी स्थिति ये है कि अगर साक्षी प्रश्नगत मामले की समस्या को समझने और उसका उत्तर देने की क्षमता रखता है, तो सर वो उस मामले में साक्षी सक्षम साक्षी कहा जाएगा। कोई ऐसी दशा है कि अभियुक्त सक्षम साक्षी हो? बिल्कुल सर, दंड प्रक्रिया संहिता में इस संदर्भ में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। और सर धारा 315 ये बात कहती है कि दंड अभियुक्त स्वयं प्रक्रिया के। संहिता में प्रावधान है, तो क्या साक्ष्य अधिनियम इस बात की मनाही करता है कि अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं होगा? नहीं सर, बिल्कुल साक्ष्य अधिनियम में ऐसा नहीं कि संदर्भ में मना करता है। साक्ष्य अधिनियम भी सर धारा 118 सहपठित धारा 119 के अंतर्गत इस बात को मान्यता देता है। सहपठित 119 क्यों? 119 तो मूक बधिर साक्षियों के विषय में है। सर इसमें मेरा निर्वचन ये है कि मतलब अगर साक्षी बोलने में भी समर्थ नहीं है उस स्थिति में, तो सर वो अपना साक्ष्य लिख कर दे सकता है। लेकिन द्वितीयक साक्ष्य से क्या समझते हैं? द्वितीयक साक्ष्य से क्या अभिप्राय है? सर द्वितीयक साक्ष्य से वे साक्ष्य सामान्यतः समझे जाते हैं जो साक्ष्य न्यायालय के लिए मतलब प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किए जा सकते, और उन दशाओं में विधि ने उपबंध किया है कि द्वितीय साक्ष्य दिए जा सकते हैं, और इसकी कंडीशन सर धारा 65 में बताई। विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना से क्या तात्पर्य? कहाँ प्रावधान है इस विषय में? सर विशेषाधिकार प्राप्त संसूचनाओं के संदर्भ में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 से और सर धारा 131 तक स्पष्टतः अंतर्वलित होते हैं। कोई ऐसी दशा ध्यान है आपको जहां पर पति पत्नी के मध्य संसूचना को न्यायालय में उपयोग में लाया जा सके? कोई ऐसी सर स्थिति ऐसी बता सकते हैं? जी सर, बताएं। ऐसी दशा सर धारा 122 में स्पष्ट की गई है, जिसमें अपवादिक एक दशा विद्यमान है। सामान्य नियम तो कहता है कि अलाउ नहीं होएगा, लेकिन अपवादिक दशा में अगर उनके मध्य कार्यवाही संस्थित की गई है एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध, तो सर उस स्थिति को किया जा सकता है। और सर राम भरोसे बनाम यूपी राज्य में ये बात भी कही गई है कि अगर वो संसूचना कृत्य के रूप में है, तो सर उसको भी जाहिर किया जा सकता है। ओके। परिवीक्षा का लाभ, परिवीक्षा से क्या समझते हैं? परिवीक्षा का लाभ किस दशा में दिया जा सकेगा? सिर्फ परिवीक्षा की स्थिति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है, जिसमें सर परिवीक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को सामाजिक जीवन धारा से जोड़ा जा सके। और सर जो नव अपराधी है, प्रथम दृष्टया अपराधी हैं और जिनके मामले गंभीर नहीं है, जैसे सर 379, 380, 381, 2 वर्ष तक के भारतीय दंड संहिता के अपराध, ऐसी स्थितियों में सर भर्त्सना पर छोड़ दें उस व्यक्ति को। ये बताएं कि संज्ञान लेने के उपरांत, जी संज्ञान लेने के उपरांत क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की आज्ञा दे सकता है? सर ये बहुत ही एक मतलब नवीन स्थिति संदर्भ में उत्पन्न हुई है। बीनू भाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य में उच्चतम न्यायालय ने देवरापल्ली वाली रूलिंग को ओवररूल्ड करते हुए कहा है कि उनके पास बिल्कुल अधिकार है कि वो 156(3) में आदेश दे सकते। अच्छा, पुलिस यदि स्वयं की इच्छा से संज्ञान होने के बाद किसी मामले में अन्वेषण करना चाहे, तो इस विषय में कोई रोक है या किसी से अनुमति लेनी होगी? सर पुलिस की अन्वेषण करने की शक्तियां अपने आप में बेहद स्वतंत्र और विस्तृत शक्तियां पुलिस को मिली हुई है। 173(8) के संदर्भ में सर मैं ये प्रावधान याद कर पा रहा हूँ, जहां पुलिस चाहे तो वो मामले में आगे अन्वेषण कर सकती है। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग से क्या समझते हैं? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कैन बी अलाउड और नॉट? बिल्कुल सर, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 के नियम 9 में स्वीकृति प्रदान की गई है। और सर इसके अंतर्गत महिला को क्या सामूहिक बलात्संग के लिए दंडित किया जा सकता है? सर जो बलात्संग का अपराध है वो एक पुरुष व्यक्ति द्वारा ही कारित किया जा सकता है, लेकिन सर उसको सामूहिक बलात्संग नहीं, लेकिन दुष्कर्म के संदर्भ में उसको दंडित किया जा सकता है अगर क्या महिला महिला को किसी बलात्संग के लिए दंडित नहीं किया जा सकता? जी सर, मैं क्योंकि सर 375 में एक शब्द लिखा हुआ है कोई पुरुष, तो सर पुरुष में तो फिर भारतीय दंड संहिता की परिभाषा के अंतर्गत है। सो
Section 375 is not only related to the violation of integrity of a woman, पर आपका कहना है कि ये सिर्फ पुरुष पर लागू है, ये महिला की इंटीग्रिटी के खंडित करने से संबंध नहीं रखता, ऐसा? जी सर, मैं इसमें एक स्थिति अपनी तरफ से इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर चाहे तो सर महिला उसमें ऐसा दुष्पीड़न करती है तो सर वो अबेटमेंट के लिए दोषी हो जाएगी वहां पर। द्वितीयक साक्ष्य किस दशा में दिए जा सकेंगे? सर द्वितीय साक्ष्य की स्थिति धारा 65 में स्पष्ट की गई है कि जब उस स्थिति में दस्तावेज की अंतर्वस्तु दशा के बारे में आप द्वितीय साक्ष्य दिए जा सकते हैं। वहां पहली स्थिति तो सर जब जो दस्तावेज है वो उस व्यक्ति के कब्जे में नहीं है तो सर वो द्वितीय साक्ष्य पेश कर सकता है। दूसरी स्थिति में उसको न्यायालय में लाना इतना दुष्कर और कठिन है कि उसकी परीक्षा वहां संभव नहीं हो पाएगी। सर लोग जो दस्तावेज है उनकी प्रमाणित प्रतियों के रूप में आप द्वितीय साक्ष्य को अनियोग्य कर सकते हैं, या साक्ष्य खो गया है या जो व्यक्ति पेश करना चाह रहा है उसकी लापरवाही या भूल के कारण वैसे न्यायालय में पेश नहीं कर सकता, उस स्थिति में भी द्वितीय साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं। एक स्थिति सर इसमें ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो विशेषज्ञ के माध्यम से भी परीक्षा करके उसकी द्वितीय साक्ष्य के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। Recently in news there is a discussion as to war between Ukraine and Russia. What is your opinion? सर मेरा इस विषय में है कि भारत की स्थिति बिल्कुल संतुलित रही है और सर यही उम्मीद मेरी स्थिति भी यही है कि सर युद्ध सर किसी भी विषय में एक अंतिम चयन होना चाहिए और पहले सर बातचीत से और मीडिएशन से ही मामला सुलझाए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। Why is there a war going on between the two developed nations? सर इसमें जो प्रमुख रूप से कारण सामने आ पाया है उसमें पहली स्थिति तो सर ये है कि यूक्रेन एक जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है नाटो नाम से जो एक संगठन है उसका पार्ट बनने की एक मांग कर रहा है काफी समय से और बनना चाह रहा है। सर रशिया के कुछ व्यक्तिगत कारण है जिससे वो वहां अपने लिए नाटो की सेना को खतरा समझ रहा है, इसलिए सर इसमें दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरा सर इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रमुख कारण है कुछ जो मानसिकता के तत्व हैं वो सर एंटी रशियन गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं, तो वो भी एक रशिया के लिए चिंता का कारण है। और सर गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन द्वारा अतिरिक्त राशि का वसूल किया जाना भी इसमें प्रमुख कारण बताया गया। तो ये ऐसी स्थिति तो कल भारत और किसी परिचित राज्य या पड़ोसी राज्य के संदर्भ में भी उत्पन्न हो सकेगी। सर प्रत्येक राज्य को अपनी संप्रभुता का रक्षा करने का अधिकार है। हमारे लिए सर युद्ध एक अंतिम विकल्प अवश्य है, लेकिन सर हाथ भारत उस स्थिति में जहां भारत की मजबूरी ऐसी आ जाएगी कि उन पर आगे से हमला किया जाएगा तो सर ऐसी स्थिति में युद्ध एक अंतिम विकल्प बच जाता है। अन्यत्र होने के अभिवाक का क्या तात्पर्य है? सर ये एक धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक साक्ष्य का विस्तृत नियम इस संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है, जिसमें सर एक अभियुक्त यह एक प्रतिरक्षा लेता है कि वह अपराध करते समय अपराध के घटित होने वाले स्थल पर मौजूद नहीं था, अपितु कहीं अन्यत्र था। इसको प्ली ऑफ एलिबी भी कहा गया। पक्ष विरोधी साक्षी से क्या तात्पर्य है? सर पक्ष विरोधी साक्षी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में स्पष्ट किया गया है। इसकी सर निश्चित परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन सर इसके संदर्भ में साक्षी जो सच बोलने का इच्छुक नहीं है या उस पक्षकार के विरोध में बोलता है जिसने उसे मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत किया है। संस्वीकृति कन्फेशन यदि ऑन प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी लिया जाए तो इसकी इंटीग्रिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? सर इस संदर्भ में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 में किया गया है कि सर अगर वो अन्य तौर पर अगर संस्वीकृति वैलिड है और केवल गुप्तता के वचन पर ली गई है तो सर वो संस्वीकृति यहाँ वैलिड मानी जाएगी। उससे ऐसा नहीं है कि उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी, लेकिन सर उसमें और कारक भी ध्यान रखे जाने चाहिए। What do you understand by principle of natural justice? सर प्राकृतिक नियम एक ये नियम है जिसके माध्यम में प्रमुख मैं सिद्धांत जो याद कर पा रहा हूँ, एक तो सर ऑडी ऑल्टम पार्टम, प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर मिले। सर नो वन कैन बी जज इन हिज ओन मैटर, हर व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि वो स्वयं के मामले में न्यायाधीश हो। सर दांडिक मामलों में एक ये भी प्राकृतिक नियम है कि अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। ये भी सर एक प्राकृतिक नियम है जो दांडिक विधि शास्त्र में देखने को मिलता है। और सर मैं अभी इतने ही याद कर पा रहा हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह ये सब नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। What do you understand by ADR, alternate dispute resolution? सर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में मलमत समिति की सिफारिश के बाद प्रावधान जोड़े गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में the honorable Supreme Court is in the discussion as to mediation committee. Recently there has been a news and the Chief Justice of India is the patron in chief of this committee.
व्हाट इज योर ओपिनियन? सर मैं इस कमिटी के बारे में तो सर ज्यादा मेरे को अभी जानकारी नहीं हो पाई है। Okay. What do you understand by right to speedy trial? ये क्या है? सर स्पीडी ट्रायल का मतलब ये है कि सर इसमें जो प्रमुख तत्व इसका देखा जाता है, इसमें सर जांच की अवधि को थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया जाता है ताकि सर क्या विचारण को किस पूरा क्या क्या तरीका है, कैसे किया जाता है? जांच की अवधि को संक्षिप्त किस प्रकार से किया जा सकता है? सर इस संदर्भ में मैं एक अवधारणा याद कर पा रहा हूँ कि सर प्रत्येक जो एक आपराधिक विधि है उसमें 3 मुख्य स्तंभ है, अन्वेषण, जांच और विचारण। सर हर कार्यवाही में इनका पूरी तरह से फॉलो किया जाना आवश्यक है। लेकिन सर जब त्वरित विचारण मामले में स्पीडी ट्रायल की जाती है तो उसमें अन्वेषण बदस्तूर रहता है और विचारण बदस्तूर रहता है। लेकिन सर उसमें जांच की प्रक्रिया को थोड़ा संक्षिप्त कर दिया जाता है और सर जो तारीखें होती हैं वो एक सुनिश्चित वे में दी जाती वे कौन से कृत्य हैं जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? कोई ऐसा कृत्य है जिसमें द राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी अवेल्ड? इज देयर एनी सिचुएशन? सर भारतीय दंड संहिता की धारा 99 इस संदर्भ में स्पष्ट करती है कि सर अगर लोक सेवक अपनी शक्तियों को विधिपूर्ण तरीके से प्रयोग कर रहा है और वह मृत्यु और घोर उपत्ति का वह कार्य नहीं होता है तो उस स्थिति में सर एक तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। अगर लोक सेवक नहीं है, लोक सेवक के निर्देश के अधीन अधिक कोई व्यक्ति है, तब भी सर उस स्थिति में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग गलत तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। और सर प्राइवेट प्रतिरक्षा का एक बेसिक सिद्धांत है कि उतनी ही शक्ति का प्रयोग लिया जाना चाहिए जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से आवश्यक। डिफॉल्ट बेल क्या होती है? डिफॉल्ट बेल के संबंध में कुछ जानते हैं आप? बिल्कुल सर, डिफॉल्ट बेल के संदर्भ में प्रावधान सर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उपधारा 2 करती है जी। और सर इसमें डिफॉल्ट बेल का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर 60 दिन और 90 दिन की अवधि के अंतर्गत यदि पुलिस चालान पेश नहीं कर पाई है तो अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार होता है सर। विशेषज्ञ की राय का क्या महत्व है? सर विशेषज्ञ की राय कोई अगर हम सुसंगतता देखें तो धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसको सुसंगत मानती है। लेकिन सर न्यायालय के पास यह विवेक अधिकार है कि वो विशेषज्ञ की राय को अन्य रायों से संपुष्ट कर ले और सिर्फ फ्री मामले के राय एवं निष्कर्ष में क्या अंतर है? राय और निष्कर्ष, जैसे आपने कहा कि ये उनकी राय है, विशेषज्ञ की राय है, राय एवं निष्कर्ष में क्या अंतर? सर राय वो बिंदु क्या विशेषज्ञ की राय न्यायालय को मानना चाहिए? विशेषज्ञ की राय न्यायालय स्वयं की राय बनाने के लिए लेती है या निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लेती है? सर विशेषज्ञ की राय को न्यायालय इस संदर्भ में एक संतुलित दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय ने रणजीत डी ओडेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि विशेषज्ञ की राय न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है लेकिन उसको न्यायालय को निष्कर्ष तक पहुंचाने में और जो अन्य परिस्थितियां उनको स्पष्ट करने में सर ये उपयोगी रहती है। तो सर ये संतुलित एक दृष्टिकोण इसमें रखता हूँ। धारणाधिकार से क्या समझते हैं? क्या होता है ये धारणाधिकार? सर धारणाधिकार लेन का मतलब यही है कि अगर जैसे सर संविदा विधि में हम इसको देखें तो जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई दायित्व की पूर्ति करता है और उसमें उपेक्षित रहता है तो दूसरे व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वह उसकी संपत्ति को होल्ड कर सकता है। संविदा अधिनियम का विषय है या फिर भू राजस्व का विषय है? सर इस संदर्भ में प्रावधान दोनों ही विधियों में है। सर संविदा अधिनियम की धारा 170 इस विषय में स्पष्ट करती है कि सर वहाँ राइट टू लियन पैदा होता है, उसके पास उपनिहिति के पास धारणाधिकार है कि वो उसको होल्ड कर सकता है। और सर भू राजस्व अधिनियम में भी धारणाधिकार के संदर्भ में प्रावधान है। कोई विशेष कोई प्रावधान याद नहीं है आपको? ठीक है जी सर, उसका मुझे याद नहीं। प्रोविजनल रेंट, अंतरिम किराया से क्या समझते हैं? सर अंतरिम किराया आरसीए द्वारा धारा 11 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण प्राधिकार द्वारा नियत किया जाता है, क्योंकि जब तक वो एक मानक किराया नियत नहीं कर पा रहा है तो उस स्थिति तक वो पक्षकार को निर्देश दे सकता है कि इस संबंधित परिसर के लिए एक निर्धारित किराया हो। न्यायिक पृथक्करण के संदर्भ में कुछ बताएं। सर न्यायिक पृथक्करण के प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं। सर कुछ प्रावधान स्पष्ट हैं और कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं।
लेकिन सर न्यायिक पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य यही है कि शक्तियों का विभाजन रखा जाए और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए। स्पष्टतः अनुच्छेद 50 इस विषय में बात करता है। Separation of judiciary from executive is given under अंडर सर सेक्शन 50 section अच्छा सर आर्टिकल 50 के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा। Mr. Vashisht, you जी सर। are pursuing your post graduation with जी सर। criminal LLM criminal. जी So what is criminology? सर दंड शास्त्र को निश्चित तौर पे तो परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सापेक्ष अवधारणा है। जैसे जैसे समाज बदलता है सर, उसी हिसाब से दंड की अवधारणाएं और अपराध की अवधारणाएं दोनों ही बदलती है। इसलिए सर अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र को नियत तो नहीं परिभाषित किया गया, लेकिन सर इसमें अपराध के कारण और अपराध के निवारण दोनों का अध्ययन होता है सर, इसलिए इसका नाम है अपराध शास्त्र या क्रिमिनोलॉजी। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपराधिक विधि में और क्रिमिनोलॉजी में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? सर आपराधिक विधि के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसको अपराध शास्त्र कहा गया है। तो सर ये एक मतलब बड़े सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल है, मैं जहां तक इस विषय में स्थिति स्पष्ट है। कैसे, यदि कोई परिभाषा देनी हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? सर अपराध शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से अपराधी और अपराध की परिस्थितियों के विषय में अध्ययन किया जाता है, और न केवल अध्ययन किया जाता है बल्कि सर इसके निवारण के लिए भी कारण खोजे जाते हैं। तो ये सर अपराध शास्त्र की प्रमुख परिभाषा में मेरे हिसाब से। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान बहुत मामलों में प्रसिद्ध है, तो यदि हमें राजस्थान घूमने जाना हो तो आप कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ ले चलेंगे? सर अगर मैं राजस्थान में, वैसे तो सर सभी जिलों में कुछ ना कुछ एक विशेष बात है, लेकिन सर फिर भी अगर मेरी प्रायोरिटीज के हिसाब से मैं देखूं तो सर मैं मेरे गृह जिले में भी आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि सर वहां भी बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे सर कैला देवी का मंदिर है, सर तिमनगढ़ का किला है, चंबल नदी की सैर है। तो सर मैं उस स्थिति में आपको वहां ले क्या जाना चाहूंगा। विशेषता है चंबल नदी की? क्या क्या ऐसा है चंबल नदी के विषय में रोचक? सर एक रोचक तथ्य मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। चंबल के बारे में एक बहुत फेमस लाइन है कि मौत से टकराना यहाँ रीत पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। क्योंकि सर वहां ये बताया जाता है कि चंबल को एक श्राप दिया गया है उस नदी को, इसलिए सर वहां के पानी में ये विशेषता है कि वहां बाघी और डकैत समस्या एक जो रही है, एक पुरातन विषय से इसको जोड़ा हुआ ये फेमस लाइन वहां रहती है। एक सवाई माधोपुर एक जगह है, यहाँ पर कोई किला है, इसके विषय में कुछ जानते हैं आप? सर बिल्कुल, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला है, और उसमें सर गणेश जी त्रिनेत्र गणेश जी हैं भारत के एकमात्र, वो स्थित है। तो इन गणेश जी की क्या विशेषता है, एकमात्र है ये? सर एक तो इस किले, जी सर मंदिर की पूरी विशेषता ये है कि जब इस मंदिर के दर्शन के लिए जाया जाता है तो सर किले की परिस्थिति बिल्कुल दिखती नहीं है, ये पहाड़ी पर होने के बाद भी बिल्कुल छिपा हुआ किला है सर। तो एक तो ये बहुत दर्शकों को रोमांचित करती है ये बात। तो ईश्वर की बात कर रहे हैं आप, ईश्वर पे आस्था रखते हैं, ईश्वर और देवी देवताओं में क्या अंतर है? सर देवी देवताएं एक विशेष धर्म के नाम से पुकारे गए संबोधन है सर, और ईश्वर एक, मैं एक जनरल वे में जो संप्रेषण समझ पाता हूँ किसी भी धर्म के संदर्भ में अगर हम स्थिति करें तो एक परम शक्ति के तौर पर होता है। So you believe in things. Great. जी सर। All right, fine. So this is good. Winding up here. Okay, let's talk on feedback. अंशुमन, जी सर। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आपसे ये प्रश्न पूछा गया कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट समाश्रित संविदा, तो आपने कहा क्या सर? जी, That's okay. That's थोड़ा natural. सर यहाँ पर प्रेशर में सर ध्यान नहीं रहता कई बार। That's natural reaction, but you will be sitting before the honorable judges. और इस तरह की चीज ठीक है, that depends, that varies from person to person. There might be a person to whom it is acceptable. जैसे कई बार न्यायालय में भी हम सुनते रहते हैं कि किसी अधिवक्ता ने इस तरह से कुछ ऐसा बोल दिया, और कई बार there are certain judges who just honor this कि चलो ठीक है। There are certain cases where they do not honor this, है ना? और जिस पिच में आपने एकदम से कहा क्या सर, तो इसकी जगह पार्डन या सॉरी से रिप्लेस करने की कोशिश करें। इस शब्द की जगह
ध्यान दें, क्या सर कभी भी नहीं बोलना है, आप वहां प्रश्न पूछने नहीं गए, जी सर। ये ध्यान दें। स्टिल आई एम ऑब्जर्विंग सर्टेन बॉडी शेकिंग, इस पे थोड़ा सा काम करें, कुछ प्रश्नों के उत्तर सर ठीक नहीं है। तुलनात्मक थोड़ी कम हुई है सर, ये पिछली कल से Yes, थोड़ा yes, सा आपको लगा होगा। there obviously is improvement, and today the things are more clearer, more better, और धीरे जी धीरे बढ़िया हो जाएंगी। ये ध्यान रखें कि पैनिक करके भी आप कोई बात ऐसी ना बोल जाएं जो अलग हो। कुछ सेक्शंस, कुछ आंसर सही से नहीं दे पाए हैं, उन पे थोड़ा सा वर्क कर लें। ये इसी चीज को रिवाइज कर लें। देखिए यहाँ पर इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग, इससे जी बाहर जी। दे आर नॉट गोइंग टू। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा और ठीक से तैयार कर लें, बाकी सारी बड़ी चीजें बढ़िया। सर जैसे कौन सा विशेष क्वेश्चन आपको कौन से एक्ट में लगे कि आपको लगे यहाँ मुझे रिवाइज करने की आवश्यकता ज्यादा है? जनरल चीजें रिवाइज कर लीजिए, जैसे कि समन का पर्पस पूछा गया था आपसे, समन का पर्पस आप नहीं बता पाए, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। समन समन जो है वो विशेष रूप से दिया जाता है विवादकों के स्थिरीकरण के लिए, ऑर्डर 5 रूल 5। सर मैं इसको क्रिमिनल में समझ गया था सर, मैं वहां पे थोड़ा सा सर मैंने कहा ना कि मतलब किसी दस्तावेज और व्यक्ति को बुलाने के लिए भी समन जारी किया जाता है सर, मैं वो समझ गया था इसको। ठीक है, बट वो इफ सी व्हाट इज हैपनिंग, अगर एग्जामिनर का कोई पर्टिकुलर माइंड सेट है तो आपको एग्जामिनर के हिसाब से ही आंसर रहेगा, तो बढ़िया रहेगा। अच्छा सर, अगर आप तो वो इसको, मुझे समझना पड़ेगा सर वहां पे, मतलब इस चीज को, है अगर ना? यस एग्जैक्टली, अगर आप इस तरह से इसको शुरू करते कि क्रिमिनल में समन का पर्पस है टू अपीयर एंड टू आंसर, बहुत एंड बढ़िया सर, सिविल ऐसे ही में करना पर्पस चाहिए। है फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यू एंड द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये विवादकों का स्थिरीकरण और विवादकों का अंतिम निपटारा। एक एक यहाँ पर गड़बड़ हो गया, एक ये जो प्रश्न था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और एमपीएलआरसी में देयर वाज डिस्प्यूट, तो ये जी ठीक है, जी जी। चलिए थोड़ा बहुत चल जाता है। थोड़ी बहुत चीजें देख ठीक लीजिए, चकबंदी वगैरह देख लीजिए, बाकी लगभग सब जी कुछ ठीक है। बीच जी। में एक दो जगह ऐसी रही जहां पर आई हैव फेल्ट एक्साइटमेंट, आई हैव अगेन फेल्ट द कॉन्फिडेंस। तो वो एक, खैर वो नेचुरल रिएक्शन है, दैट गोज दैट वे, नो इश्यूज। तो ठीक है, बाकी बाकी सब कुछ बढ़िया रहा, काफी बढ़िया रहा। आई विल विश यू अ वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल जाए, बिल्कुल सर। ओके। थैंक